तो फिल्म की शुरुआत होती है 1947 से, जहाँ पर कि जब भारत देश आजाद हुआ तो वो दो हिस्सों में बटा और पाकिस्तान देश एक था, लेकिन वो बना दो हिस्सों, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते हैं और ईस्ट पाकिस्तान के लोग बांग्ला। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या वेस्ट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा थी, लेकिन सत्ता वेस्ट पाकिस्तान के पास थी। अब सत्ता वेस्ट पाकिस्तान के पास होने के कारण उन्होंने आधिकारिक भाषा को उर्दू चुना। तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो कि बांग्ला बोलते वो कहीं ना कहीं खुद को गुलाम पा रहे थे। तब आखिरकार 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जो है वो भारी बहुमत से ये चुनाव जीत जाती है। लेकिन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याह्या खान ने इस चुनाव के नतीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को जेल करवा दी और तभी से ईस्ट पाकिस्तान के लोग आंदोलन पर उतर आए। लेकिन याह्या खान ये सब भी नहीं देखना चाहता, इसलिए उसने अपने आर्मी के द्वारा इन सभी लोगों को मरवाना शुरू कर दिया और देखते देखते ये एक ऐसा जेनोसाइड बना जो कि दुनिया की सबसे बड़े जेनोसाइड में गिना जाता है। आगे हम देखते हैं अक्टूबर 1971 में, जहाँ पर नॉर्थ इंडिया में ट्रेनिंग रेंज में कुछ टैंक के परीक्षण चल रहे थे और यहीं पर हम पहली बार देख पाते हैं बलराम मेहता और बल्ली को, जो कि स्क्वाड्रन लीडर का कैप्टन भी है और वो भी यहाँ पर इस टैंक का हिस्सा भी है। और इन्हीं के साथ हम उनके मेजर को भी देख पाते हैं जिनका नाम चीफी है और वो इन्हें कमांड भी कर रहे होते हैं। इस टैंक की सबसे खासियत बात यह है कि ये जमीन पर भी चल सकता है और पानी पर भी। तो परीक्षण ठीक चल रहा था, इसलिए मेजर ने सारे टैंक को वापस बुलाने का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ पर बल्ली ने उनके ऑर्डर को ना मानते हुए उस टैंक को गहरे पानी में ले गया। तो गहरे पानी में जाने के बाद वो टैंक जो है वो बंद पड़ जाता है, लेकिन किसी तरह से वो लोग वापस तो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बल्ली को बहुत सुनाया जाता है क्योंकि उसने अपने मेजर के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था। इस टैंक का दरअसल में नाम PT-76 है, लेकिन पंजाबी में इसे प्यार से पिप्पा बुलाया जाता है, जो कि की तरह पानी पर तैरता है इसलिए। अब आगे हम देखते हैं कि भारत और रसिया के बीच में इन टैंकों के बीच में डील हुई। दरअसल में रसिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है, इसलिए ये टैंक हमें आसानी से मिल गए। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि रात को पार्टी का समय था, जहाँ पर कि बल्ली और उसके दोस्त मिलकर यहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बल्ली के घर को, जहाँ पर उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसका बड़ा भाई राम और उसकी बहन राधा रहते हैं। फिलहाल राधा को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए हैं और फिर थोड़ी देर के बाद उनके दरवाजे पर बल्ली भी आ जाता है। बल्ली जैसे ही यहाँ पर आता है तो वो लड़के वालों के मजे लेना शुरू कर देता है और जो लड़का है जिसका नाम मंजीत है वो उसे मनोज कहकर पुकार रहा था, जो देखकर बल्ली की फैमिली वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब यहाँ पर लड़के वाले जब चले जाते हैं तो सभी लोग बल्ली को खूब चिल्लाते हैं, जिनमें बल्ली का बड़ा भाई राम जो है वो बल्ली को बुरी तरह से सुना देता है कि वो डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम नहीं करता है। दरअसल में उन्हें ये बात मालूम चल गई थी कि बल्ली ने मेजर का ऑर्डर फॉलो नहीं किया है, इसके लिए उसके ऊपर कमेटी बैठ गई। तो अगर वो दोषी पाया गया तो उसे ऑफिस वर्क दे दिया जाएगा। और यहाँ पर मालूम चलता है कि राम और बल्ली के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है और राम और बल्ली के पिता भी एक फौजी थे जो कि अब नहीं रहे। अब रात के वक्त राधा जो है वो बल्ली को बताती है कि उसे वो लड़का ज्यादा पसंद नहीं आया है, लेकिन वो यहाँ पर अभी थोड़ी कंफ्यूज है। अब आगे राधा की कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि टीचर मुखर्जी पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर राधा जो है वो कोड लैंग्वेज में कुछ चीजें लिख रही थी, लेकिन तभी मुखर्जी सर इसे देख लेते हैं और वो उसे अपने साथ ले जा लेते हैं, जहाँ पर कि एक लड़के के द्वारा उस कोड लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो लड़का जो है वो न बताता है कि इसमें आपकी तारीफ लिखी हुई है। और वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमें मालूम चलता है कि दरअसल में राधा ने उनके लिए बहुत ही बुरा लिखा था, लेकिन अनिर्बन ने उनके सामने झूठ पढ़ दिया, क्योंकि अगर वो सच बता देता तो राधा को पनिशमेंट भी मिल सकती थी। आगे हम देखते हैं कि राधा जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि राधा भी बंगाल की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में शामिल थी और ये सब कुछ अनिर्बन भी दूर से देख रहा था। अब रात होती है और यहाँ पर राम के पास एक लेटर आता है और वो अपने फैमिली वालों को बताता है कि उसे अगली सुबह ही बेस कैंप के लिए निकलना होगा, लेकिन वहां से उसे कहाँ भेजा जाएगा ये नहीं बताया गया था। अब राम अगले सुबह जब निकल रहा होता है और जब वो सबसे बाय कह रहा होता है, लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि राम और बल्ली के बीच में तू मैं शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को भला बुरा सुनाने लगते हैं, क्योंकि राम को ऐसा लगता है कि बल्ली लायक नहीं है और बल्ली भी यहाँ पर गुस्से में बोल देता है कि अच्छा ये होगा कि अगली बार मुझे तेरी शक्ल ना देखनी पड़े। अब यहाँ से बल्ली जब अपने ऑफिसरों के पास जाता है तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि बल्ली को फील्ड से निकाल दिया गया है और अब उसे ऑफिस वर्क करना होगा ताकि वो कुछ डिसिप्लिन सीख जाए। ये सारी बातें सुनने के बाद बल्ली को बहुत बुरा लगता है
क्योंकि उसे फील्ड पर रहना था। अब बल्ली अपने सारे साथियों को जंग पर जाते हुए देख पाता है और यहाँ से वो सीधा मंजीत के पास जाता है। यहाँ वो उसे बताता है कि राधा तुम्हें पसंद नहीं करती है और ना ही प्यार करती है और ना ही वो तुमसे शादी करना चाहती है। ये सारी बातें हो जाने के बाद रात को राधा जो है वो बल्ले के पास आती है और वो उसे बहुत चिल्लाती। वो कहती है कि इस तरह से उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं। उसे ऐसा लगता था कि राम भैया ही गलत है, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम ही गलत हो। और इतना बोलकर वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं बल्ली को फिर से अपने ऑफिसरों के पास, लेकिन ऑफिसर का यही कहना था कि तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना बहुत जरूरी है। अगर तुम कुछ दिन ऑफिस में काम करोगे तो शायद तुम डिसिप्लिन सीख जाओ। अब अगले दिन राधा के पास एक लेटर आता है और उसमें कुछ कोड लैंग्वेज लिखी हुई थी। जब वो उसे डिकोड करती है तो उसे पता चलता है कि ये एक पता है, और जब वो उस पते पर जाती है वहां उसे अनिर्वाण मिलता है। तो अनिर्वाण यहाँ पर राधा को एक जॉब ऑफर कर रहा था। दरअसल में अनिर्वाण जो है वो कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस बैंक के लिए काम करता है और कहीं ना कहीं राधा भी इस काम में एक्सपर्ट है, इसलिए अनिर्वाण उसे जॉब ऑफर कर रहा था और वो रिक्रूट हो भी जाती है। और आगे मालूम चलता है कि कॉलेज के जो प्रोफेसर मुखर्जी हैं वो कोई और नहीं बल्कि अनिर्वाण के पिता है। और ये सुनने के बाद तो राधा कहीं ना कहीं थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने उनके बारे में बुरा बुरा लिखा था। अब आगे मान लेते इसकी बॉर्डर पर मिलिट्री आउटपोस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मेजर जो है वो राम मेहता मतलब कि बल्ली के बड़े भाई से कहते हैं कि जंग के बहुत ज्यादा आसार है और ऐसे में हमें बंगाल से कुछ लोकल सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट हमें मुक्ति वाहिनी कैंप से मिल सकता है। इसलिए मेजर चाहते हैं कि राम वहां पर खुफिया तरीके से पहुंचे और वहां के मुक्ति वाहिनी कैंप से लोकल सपोर्ट ले। ये सुनने के बाद वो अगले ही दिन बांग्लादेश के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर कि राम रास्ते में देखता है कि यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आखिरकार राम जो है वो मुक्ति वाहिनी कैंप में पहुंच चुका था, जहाँ पर कि सभी के हाथ में बंदूक थी और सभी लोग ट्रेनिंग में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें अपना बांग्लादेश एक नए देश के रूप में चाहिए था। और राम यहाँ पर मुक्ति वाहिनी कैंप के लीडर से भी मिलता है, जिनका उद्देश्य एकदम साफ था कि उन्हें ये जंग लड़नी ही होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बल्ली के पास एक ऑफिसर आता है और वो कहता है कि तुम ऑफिस वर्क नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काम लेकर आया हूँ। तो टैंक पिप्पा में सिर्फ 3 लोग बन सकते हैं, लेकिन पिप्पा की अच्छी खासी समझ है तुम्हें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा जुगाड़ निकालो कि पिप्पा में 4 लोग बन सके। तो बल्ली को ऑफिस वर्क से ज्यादा ये काम ज्यादा बेहतर लगा, इसलिए वो इसी काम को चुनता है और अपना सारा दिमाग जो है वो पिप्पा के लिए लगा देता है। यहाँ पर वो बहुत मेहनत करता है और दिन रात एक कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ राम जो है वो वहाँ के माहौल को ऑब्जर्व कर रहा था और यहाँ पर राधा जो है वो C&A के लिए काम करने लगी थी और वो अपने काम को काफी अच्छे तरीके से कर रही थी, क्योंकि वो इस काम को पहले से ही जानती है। और राधा ने मंजीत से भी शादी के लिए मना कर दिया था कि वो ये शादी नहीं कर सकती। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि राम जो है वो उन सारे लोगों के साथ घुल मिल गया था, उन सभी लोगों को वो ट्रेनिंग भी देने लगा। अब जब बल्ली अपना काम कर रहा था तभी यहाँ पर फील्ड मार्शल मानिक साथ है और यहाँ पर बल्ली उन्हें बताता है कि उन्होंने पिप्पा में 4 लोगों की बैठने का इंतजाम कर लिया है। और ये सुनने के बाद तो मानिक शाह को बहुत अच्छा लगा और वो बल्ली से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए बल्कि फ्रंट पर होना चाहिए। अब मानिक शाह यहाँ पर बल्ले को फ्रंट पर भेजने का ऑर्डर भी दे देते हैं, जिसके बाद बल्ली जो है वो अपने घर जाता है, लेकिन घर के अंदर नहीं घुसता। वो एक लेटर को लेटर बॉक्स में डालता है और वापस आ जाता है, क्योंकि फैमिली नोकझोंक की वजह से वो अंदर नहीं जाना चाहता था। लेकिन लेटर बॉक्स के लेटर के द्वारा यहाँ पर राधा और उसकी माँ को पता चल गया था कि वो फ्रंट पर चला गया है। अब आगे हम देखते हैं कि बांग्लादेश की बॉर्डर पर सारे फौजी मौजूद थे और यहीं से बल्ली भी उनके पास पहुंचने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे बहुत सारे शरणार्थी मिलते हैं जिनका अब कोई घर नहीं था। उन्हें देखकर बल्ली की आंखें नम हो जाती है और अपनी माँ की कही गई बात याद आ जाती है कि कभी वो भी शरणार्थी हुआ करते थे। जिसके बाद बल्ली जो है वो बेस कैंप पहुंच चुका था। उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मुक्ति वाहिनी कैंप में राम के साथ सभी लोग मौजूद थे। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आने लगती है और यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तभी यहाँ पर राम बंदूक उठाता है और इन सभी लोगों को मारने लगता है, लेकिन वो बहुत सारे लोग थे इसलिए उन लोगों को यहाँ से भागना पड़ता है। वो लोग एक जंगलों के रास्ते जा रहे थे, लेकिन तभी लैंडमाइंस की वजह से यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और वो सभी लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ बल्ली जो है वो अपने दोस्त और बेस कैंप में आके खुश था, क्योंकि उसे अब जंग करने को मिल सकती है। और तभी यहाँ पर अलर्ट का सायरन बजने लगता है और सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि अब जंग शुरू होने वाली थी। अब आगे हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास मानिक शाह को देख पाते हैं।
वो उनसे कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है। वो यहाँ पर बंगाल के 10 किलोमीटर अंदर जाने की परमिशन लेते हैं और कहते हैं कि हमारा अटैक जो है वो गुप्त होगा और हम 10 किलोमीटर अंदर गुप्त तरीके से जाएंगे। लेकिन याया खान इन सब चीजों को देखकर बहक जाएगा और वो हमारे ऊपर अटैक कर देगा, वो भी खुलेआम। जिससे होगा ये कि इंटरनेशनल ओपिनियन में पहला अटैक जो है वो पाकिस्तान का माना जाएगा और हम जो है सिर्फ उसका जवाब दे रहे होंगे। तो इन सारी चीजों की परमिशन मानिक साहब को मिल भी जाती है। तब गुप्त तरीके से भारत के सोल्जरों को बांग्लादेश की 10 किलोमीटर अंदर भेजा जाता है। सारे टैंक वहां पर पहुंच गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैंडमाइंस के धमाके की वजह से यहाँ पर ढेर सारे लोग मारे गए थे, लेकिन इनमें राम जो है वो मारा नहीं गया था। उसके ऊपर जब नमक छिड़का जाता तो वो जाग जाता, लेकिन यहाँ पर उसे मारा नहीं जाता बल्कि उसे बंदी बना लिया गया। अब रात को बल्ली के पास सोल्जरों को द्वारा न्यूज मिलती है कि उन्होंने हाल ही में दुश्मनों को टैंक को देखा और ये बात सुनने के बाद बल्ली जो है वो तुरंत ही कीवी सर को इन्फॉर्म करता है और ये अलर्ट हो जाता है, जिसके बाद जंग शुरू हो जाती है और पाकिस्तान वाले बहुत सारे टैंक हमारे सामने आ रहे थे, लेकिन बदले में हिंदुस्तान के टैंक और पिप्पा ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था और सभी लोगों को बुरी तरह से मार दिया था। लेकिन इसी जंग में टीवी सर को गोली लग जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। हालांकि हमने सारे टैंक को मार दिया था और इस जंग को हाल फिलहाल में जीत लिया था और यहाँ पर स्पीडी भी गंभीर हालत में था, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि चीफी सर नहीं रहे, क्योंकि वो लोग उनकी मेजर कम और दोस्त ज्यादा थे। स्क्वाड्रन लीडर होने के बावजूद हमेशा उन्होंने उनका साथ दिया था, लेकिन आज उनकी बॉडी नहीं मिली, इसलिए स्पीडी यहाँ पर बल्ली को बहुत चिल्लाता है और चीफी सर की बॉडी ढूंढने को कहता है। जिसके बाद बल्ली जो है वो उनकी बॉडी को ढूंढ निकालता है और उन्हें फिर श्रद्धांजलि दी जाती है। तो जैसा कि मानिक शाह ने जो प्लान बनाया था वो बिल्कुल सही तरीके से सक्सेसफुल हुआ और जब इंटरनेशनल रिपोर्ट बनाई गई तो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान ने ही यहाँ पर अटैक किया था, क्योंकि उनकी कुछ टैंक जो है यहाँ पर पाई गई है। ये सारी खबर राधा भी पढ़ रही थी और अपनी माँ को भी सुना रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर राम को बंदी बना लिया था। दरअसल में यहाँ पर अब तक वो उसे मार देते, लेकिन उन लोगों को शक है कि राम दरअसल में इंडियन सोल्जर है, इसलिए वो उसे नहीं मारना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये बात मालूम चल गई कि वो इंडियन सोल्जर है तो इसी के आधार पर वो इंडिया के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याया खान ने जंग का ऐलान कर दिया था, तो ये देखते हुए मानिक साहब फिर से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पास जाते हैं और उनसे जंग छेड़ने के लिए कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी जंग छेड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। तो बॉर्डर पर जंग के आसार पूरी तरह से निश्चित है, लेकिन तभी यहाँ पर बल्ली के पास जो है वो राधा का कॉल आता है और ये देखकर बल्ली पूरी तरह से शॉक था कि इस लाइन पर राधा का कॉल कैसे आ सकता है। लेकिन राधा यहाँ पर बल्ले को बताती है कि राम भैया अपने बेस कैंप से गायब है और उसका दिल कह रहा है कि वो भी जिंदा है और वो कहीं आसपास ही होंगी। आगे हम देखते हैं कि चीफी सर के जाने के बाद अब स्क्वाड्रन लीडर के रूप में कोई और आया था, लेकिन वो यहाँ पर बल्ले की कोई भी बात नहीं मान रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद बल्ले के पास एक आदमी आता है। वो यहाँ पर खुद को पाकिस्तानी सोल्जर बता रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान वालों ने उसे गद्दार घोषित कर दिया है, इसलिए वो चाहता है कि अब वो इंडिया की तरफ से लड़े। साथ ही वो यहाँ पर कुछ खुफिया न्यूज भी बता देता है कि मुक्ति वाहिनी कैंप से कुछ लोगों को मार दिया गया है और कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया है। ये सुनने के बाद बल्ली का पूरा ध्यान अपने भाई की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ राधा और अनिर्बान एक कोड को डिकोड करने में पूरी तरह से उलझ गए थे। जब वो कॉफी पीते पीते बात कर रहे होते हैं तभी वो इस कोड को डिकोड कर लेते हैं, जो कि अमेरिका की तरफ से था और उन्हें यहाँ पर 7th फ्लीट के बारे में मालूम चलता है। दरअसल में 7th फ्लीट दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट में से एक है और वो अभी वियतनाम पहुंच चुके हैं। दरअसल में पाकिस्तान की एक चाल है, वो हमें यहाँ पर उलझाना चाहते हैं ताकि 7th फ्लीट हमसे पहले ढाका पहुंच सके। दूसरी तरफ वो लोग राम को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे और ये उगलवाने में लगे हुए थे कि वो एक इंडियन सोल्जर है, लेकिन राम बिल्कुल भी नहीं उगलता है। दूसरी तरफ बल्ली अपने पूरे सोल्जरों के साथ मुक्ति वाहिनी कैंप के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही यहाँ पर एक लैंडमाइंस की वजह से धमाका होता है और फिर थोड़ी देर के बाद मुक्ति वाहिनी के सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग लैंडमाइंस को ढूंढने में उनकी मदद करने लगते हैं और वो लोग भी अब हमारा साथ दे रहे थे। तो पाकिस्तान आर्मी बेस कैंप बुरिंदा तक पहुंचने के लिए ब्रिज जो है वो टूट चुका था, इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो पिप्पा को नदी में उतारेंगे। हालांकि पानी जो है वो गहरा था, इसके बावजूद उन लोगों ने पिप्पा को पानी में उतार दिया। यहाँ दूसरी तरफ राम को जब वो लोग मारने ही वाले होते हैं तभी मुक्ति वाहिनी का एक सैनिक उस आदमी को मार गिराता है और फिर मौका देखकर राम भी उस पुलिस वाले के साथी को बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं
पाकिस्तान आर्मी बेस पुरिंदा में हमारी टीम पहुंच चुकी थी। सारे सोल्जर्स पहुंचने के बाद उन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान आर्मी बेस कैंप के चित्र उड़ा दिए थे और सभी लोगों को बेरहमी से मार दिया गया था। तो इस तरह से हमने ये जंग बांग्लादेश के लिए लड़ी, जिसके बाद हम देखते हैं कि राम सही सलामत बल्ली के पास आता है। बल्ली यहाँ पर जब राम को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को इतने प्यार से तो नहीं देखा होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में कभी ठीक से बनी ही नहीं। तो अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। राम यहाँ पर बल्ली से कहता है कि आज से हम भाई की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह रहेंगे। ये सारी न्यूज C&A में भी पता चल गई थी कि हम ये जंग जीत गए हैं और राधा को भी मालूम चल गया था कि उसके दोनों भाई सही सलामत है और ये न्यूज उसकी माँ तक भी पहुंच चुकी थी। थोड़ी दिन के बाद वो सभी लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और ये उनके लिए बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट था, क्योंकि घर के तीनों लोग ही देश की सेवा कर रहे थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।